अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट द बाउंड्री ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडिया। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, या फिर इसको हम नॉर्मल इंसिडेंट्स के नाम से भी हम इस टॉपिक को जानते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल इंसिडेंट्स होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्लिक इंसिडेंट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है नॉर्मल इंसिडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंट्स होती क्या है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट ऑफ प्लेन वेव ऑन बाउंड्री ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंट्स एंड ऑब्लिक इंसिडेंट्स। बोथ टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी एनालाइज्ड एट डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेसेस। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं हमारे पास किसी भी प्लेन वेव की जो इंसिडेंट्स की जो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, कहाँ पर ऑन बाउंड्री ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडिया, किसी भी नॉन कंडक्टिव मीडिया की बाउंड्री के ऊपर प्लेन वेव की इंसिडेंस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 इज़ नॉर्मल इंसिडेंस एंड नंबर 2 इज़ ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, जो दोनों टाइप्स है, ठीक है, वो हमारे पास जो दोनों इंसिडेंस की टाइप्स हैं, तो इनको एनालाइज किया जा सकता है हम डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के ऊपर, और या फिर हम इसको डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस के ऊपर भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। बात करेंगे यहाँ पे अब हम नॉर्मल इंसिडेंस की, कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव स्ट्राइक्स एट इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल इन नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव होती है जो कि किसी भी दो डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करती है एट राइट एंगल। ठीक है, इन नॉर्मल। ठीक है, सो अ पार्ट ऑफ वेव इज़ ट्रांसमिटेड इन सेकंड मीडियम। तो उस वेव का जो एक पार्ट है वो सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन फर्स्ट मीडियम, और उसका कुछ पार्ट जो है वो दोबारा वापस पहले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू मीडियम, दोनों मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ से कंसिडर अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री ऑफ टू होमोजीनियस मीडिया। ठीक है, कोई से हमारे पास दो मीडिया है, दो मीडियम से। ठीक है, ठीक है, उनके ऊपर, उनकी बाउंड्री के ऊपर जो है वो कोई सी हमने जो है वो एक प्लेन वेव है उसको हमने इंसिडेंट करवाया है। ठीक है, नॉर्मली वो जो प्लेन जो होमोजीनियस मीडियम वो क्या है, उनके ऊपर हमारे पास ये तो क्या है, उनकी परमिटिविटी है। ठीक है, और यहाँ पे μ1 और μ2 क्या है, उसकी परमेबिलिटी है, और n1 और n2 दोनों की क्या है, ये हम उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है वो छोटी सी इसकी सर्किट डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसको। कंसीडर एक्स वाई प्लेन फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर मीडिया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है जो कि उस बाउंड्री जो उन दो लीनियर मीडियम के दौरान एक बाउंड्री बनाता है। ठीक है, द प्लेन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज़ प्रोपिगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो प्रोपिगेट कर रही है। एंड पोलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में क्या होती है, ये पोलराइज हो जाती है। द इंसिडेंट वेव इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड थ्रू मीडियम। ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज़ फर्स्ट मीडियम इज़ v1। ठीक है, उसका जो पहला मीडियम के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1। एंड इन सेकंड मीडियम, उसकी जो सेकंड मीडियम उसकी जो वेलोसिटी वो क्या है हमारे पास, v2 है। ठीक है, सो आगे इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे इंसिडेंस ई प्लेन वेव इज़ E1। जो इंसिडेंस ई प्लेन वेव है वो क्या है, उसका हमारे पास जो E1 का फार्मूला है वो हमारे पास ये है। ठीक है, सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड जो ई प्लेन वेव होगा उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये होगा ER के लिहाज से। ठीक है, सो आगे देखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ट्रांसमिटेड ई प्लेन वेव होगी उसका क्या होगा हमारे पास, ET के लिहाज से उसका हमारे पास ये फार्मूला होगा। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, तीन तरह से हमने जो है वो ई के फार्मूलेज निकाल लिए हैं। सो नाउ अप्लाई कंडीशन ऑफ कंडक्टिविटी एट, अब कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो कौन सी है, एट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर वो कंडीशन क्या है हमारे पास, ये है, यानी कि EI प्लस ER इज इक्वल टू ET के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे उनकी जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब क्या करना है, जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे KIZ को रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स के साथ, वो रिप्लेस कर दिए। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिलेगा AIO प्लस EIO प्लस ERO इज इक्वल टू ETO के मिले। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, सो सिमिलरली अप्लाई कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एट z इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करते हैं z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो उस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा पार्शल E1 ओवर पार्शल Z प्लस पार्शल ER ओवर पार्शल Z इज इक्वल टू पार्शल ET ओवर
पार्शल जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो है वो उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास यहाँ जहाँ पे z आ रहा है वहाँ पे 0 वो खत्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये वैल्यूज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, ठीक है। सो आगे देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की गई है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है तो इस वजह से मैं बिल्कुल स्टेप वाइज सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा, तो कुछ चीज़ें हैं वो डायरेक्ट मैं बता दूँगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको देख लेना है, ये बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। So, since the frequency omega and wave number k for incident wave are related as, ठीक है। कोई भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और जो वेव नंबर k है, ठीक है, इंसिडेंट को वो उसमें रिलेट करते हैं इस फार्मूले की मदद से। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। सो सिंस द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के आर फॉर रिफ्लेक्टेड वेव आर रिलेटेड एज, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये आ गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5, 4 एंड 5, तो हमें यहाँ पे के आई किसके इक्वल मिलेगा, के आर के इक्वल मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं बाई यूजिंग 6 एंड 3। अब इसी इक्वेशन को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो हमें क्या मिलता है, हमें ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो वहाँ पर ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 7 मिल गई। सो आगे देखिए यहाँ पे फॉर फर्स्ट मीडियम यूज़ ई इज इक्वल टू N1V1। तो पहले मीडियम के लिए हमने ई की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी N1V1। सो K1 हमारे पास बराबर रहेगा W/V1। K1 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है वो N1W/C। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो सेकंड मीडियम के लिए KT बराबर आ जाएगा N2 ओमेगा/C आ जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मीडियम के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी है, ये ई नहीं है, ये सी है। सी इज इक्वल टू N1V1 है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी हमारे पास C/N आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे V1 है तो इसकी C/N बटेगा बटा, यानी कि N ऊपर चला जाएगा और C नीचे आया तो N/C, इस तरह से यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस किया गया, ठीक है। मैं उसको देख रहा थोड़ा। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 एंड 7। अब इक्वेशन नंबर 8 और 9 दोनों को पुट 8 और 9 को दोनों को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 7 में, तो हमारे पास ये आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 9 में हमें इक्वेशन नंबर इसको 10 का नाम देना है, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ ERO फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करना है, ERO की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है, उसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। ऊपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप आ जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें ये वाला स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। सो एज हम जानते हैं कि K1 बराबर KI किसके बराबर था, हमारे पास KR के बराबर, ऊपर अभी हमने प्रूव किया था। तो उसकी जगह पे हम जहाँ पे आपको KR नज़र आ रहा है वहाँ पे हम KI से उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2K1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। सो बाय यूजिंग 8 एंड 9 एंड 10, तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 में जो हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, KY और KR की, उनको पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ से पुट कर दी, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई, ठीक है। सो सिंस द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट प्लेन वेव इज़, अब किसी भी इंसिडेंट प्लेन वेव की जो इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। इसको आपने सेम एज इट इज़ याद करना है। इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे देते हैं इसको। सिंस द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव, तो किसी भी रिफ्लेक्टिव प्लेन वेव की जो इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है IR के लिहाज से। ये आके हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आ गई। सिंस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव प्लेन, जो इसी तरह जो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड प्लेन वेव होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला हमारे पास है IT के लिहाज से आ गए। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 आ गई, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये रेशियो होती है बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी के दरमियान। इसका ये फार्मूला था, ठीक है। R इज इक्वल टू IR ओवर I। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 एंड 14, इक्वेशन नंबर 13 और 14 में देखिए IR और I की वैल्यूज़ पड़ी हुई वो पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 9 से इन दोनों की ERO और IO की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 15 की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये क्या होता है, हमारे पास द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी इस कॉल्ड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी बेसिकली हमारे पास एक रेशियो होती है जो कि किसके दरमियान होती है, किसी भी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी की। सो ये आगे इसका मैथमेटिकल फार्मूला इक्वेशन नंबर 12 और 14 से इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है, सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, तो T हमारे पास ये निकल आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि एज
सी बराबर है हमारे पास V1N1 और C2 बराबर है हमारे पास C2। तो आल्सो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई, सब्स्टिट्यूशन इनकी कर लेनी है, तो यहाँ से मेरे पास ये कुछ रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 11 में से इनकी वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देनी है। मज़ीद इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है स्केयर ओपन करके, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 16 आ जाएगी, ठीक है। सो लास्ट पर है जी, बाई एडिंग 15 एंड 16। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 15 को और इक्वेशन नंबर 16 को ऐड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 16 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है, तो उनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। जब आप यहाँ पे इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है। मजीद इसके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास r+t किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं इसको इट गिव्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नॉर्मल इंसिडेंस। तो काफ़ी लेंथी लेक्चर था, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कम्प्लेक्सिव है और थोड़ी सी टफ भी है, लेंथी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आपने सेम एज इट इज़ करना है। सो मज़ीद अगर किसी स्टेप की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मैंने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की भी, और आपको बहरहाल जो कैलकुलेशन है वो आपको बिल्कुल स्टेप वाइज मिल गई है, ठीक है। तो मेन मकसद था मेरा कैलकुलेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।